चाहे कितने ही सगे हो या दो लोग, इन पर आप कभी भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें, वरना आपको बाद में सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे ज़िंदगी में आखिर वो दो लोग कौन हैं जिन पर अगर हम आंख मूंदकर विश्वास करते हैं तो हमारे साथ वो विश्वासघात कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। जो भी हमारे प्यारे भाई एवं बहन नए दर्शक बनकर हमारे चैनल पर आए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यह कहानी दोस्तों उस गांव की लड़के की है जो कि गांव में रहा करता था। दोस्तों वो गांव में इतना खूंखार हो चुका था, यानी कहे तो दोस्तों वो सिर्फ चोरी करता, उसी से अपना जीवन यापन करता। एक दिन वो बैठकर सोच रहा था कि आखिर मैं चोरी कर ही रहा हूँ, या बड़ा हो या छोटा, अगर मैं पकड़ाता हूँ तो मुझे सज़ा उतना ही मिलेगी, तो क्यों ना मैं बड़ा चोरी करूँ। बड़ा चोरी करने के तलाश में वो लड़का एक राजा के यहाँ जाता है। राजा के महल में प्रवेश करता है तो वहाँ देखते ही वो चौकन्ने हो जाता है। वहाँ चारों तरफ यानी इस तरह से पहरेदार खड़े हुए थे कि वहाँ से कोई चांस ही नहीं था चोरी करने का। वो लड़का सोचने लगा कि यहाँ पर तो कोई हमें मौका ही नहीं मिलेगा चोरी करने का। इतने में वो लड़का फिर सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो राजा से भी मिल लेता हूँ, क्या पता राजा के पास कोई ऑप्शन हो जिससे हमें वहाँ कोई चोरी करने का मौका मिल जाए। दोस्तों वो लड़का राजा के पास जाता है तो राजा अपने कक्ष में रानी के साथ सोए हुए थे, पर वहाँ पर देखता है कि राजा सिर्फ सोए हुए हैं और रानी उठकर बैठी हुई है। यह देखकर वो लड़का वहीं पर इंतजार करने लगा कि जब तक रानी नहीं सो जाती है तब तक यहाँ से कुछ हम लेकर नहीं जा सकते हैं। वो लड़का इंतजार ही कर रहा था, तब तक उसके पैर से एक गमला ठेक जाता है और गमला जैसे ही गिरता है रानी कमरे से बाहर निकलकर आ जाती है। और जैसे रानी आती है तो वो देखती है कि एक चोर हमारे घर में घुसा हुआ है। वो रानी पूछने लगती है कि तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो। वो सारी सच्चाई बता देता है कि मैं एक चोर हूँ और आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर रानी तलवार निकालती है और उसके गर्दन पर भिड़ा देती है, कहती है कि मैं तुम्हें अब इसी वक्त मार दूंगी। यह बात सुनकर वह लड़का कहता है कि आप मुझे मारती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो चोर हूँ। आप अपने बारे में सोचिए, आप एक चोर को मारकर इतनी बड़ी रानी होकर आपको कोई यश नहीं मिलेगा, आपका नाम ही बदनाम होगा। और मेरा क्या, मैं तो चोर हूँ, आज भी चोरी करता हूँ और कल भी चोरी करूँगा। इतने में रानी के दिमाग में एक आइडिया आया और रानी बोलती है कि मैं तुम्हें उसी शर्त पर छोड़ूंगी जब तुम मेरा एक शर्त मानोगे। इतने में वो चोर बोलने लगा, ठीक है, आपका जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। रानी कहती है तुम्हें मेरे साथ समगन करना होगा। यह बात सुनकर वो चोर बोलने लगा कि मैं आपके साथ समगन करूँगा। उतने में राजा अगर जाग जाते हैं तो मेरा क्या होगा। रानी बोलती है कि कुछ नहीं होगा, मैं सब समझ लूँगी। यह बात सुनकर चोर काफ़ी डरा हुआ था और वो सोचने लगा कि यहाँ से भागने की कोई उपाय सोच रहा था। उसके दिमाग में तब तक यानी बाथरूम वाली बात याद आ गई। चोर बोलता है कि यहाँ पर कोई बाथरूम है। रानी कहती है कि सामने उस दिशा में बाथरूम है, वहाँ जाओ और तुम जल्दी से आओ। वहाँ पर चोर जाता है और बाथरूम के बहाने वो उस राज दरबार से भाग जाता है। दोस्तों भागते भागते जब मेन गेट पर जाता है तो वहाँ पर यानी जो दरबान था वो उसको पकड़ लेता है और सारी बात पूछता है कि तुम इतने रात को राजा के दरबार से क्या लेकर भाग रहे हो। वो सारी बात अपना बता देता है कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए यहाँ पर आया था। यह बात सुनकर दरबान कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। इतने में वो चोर कहता है कि मैं रानी से जान बचाकर भागा हूँ, रानी मुझे सगम करने के लिए कह रही थी और मैं उनसे जान बचाकर भागा हूँ। वो दरबान कहने लगा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, जब तुम रानी के पास जाओगे। वो चोर सोचता है कि यहाँ से तो जान नहीं बचेगी, मैं फिर रानी के पास चलता हूँ। और वो चोर रानी के पास जाता है। रानी देखकर बोलती है कि तुम आ गए। इतने में चोर कहता है कि मैं तो आ गया, पर मैं तुम्हारे साथ तभी सगम करूँगा जब तुम अपने पति यानी राजा को मार दोगे, वरना ये जग जाएगा तो मेरा जान इस तरह भी जाएगा और उस तरह भी जाएगा। तुम जब तक नहीं मारोगे मैं तुम्हारे साथ सगम नहीं करूँगा। यह बात सुनते ही
रानी क्या करती है, एक तलवार उठाती है और राजा को मार देती है। जैसे ही वो राजा को मारती है, खून के मारे पूरा कमरा भर जाता है और यह सब देखकर रानी बेहोश हो जाती है और वहाँ से वो चोर निकल जाता है। जैसे ही सुबह होती है, यह बात राज दरबार में फैल जाती है कि राजा के किसी ने हत्या कर दिया। किसी को ये भी विश्वास नहीं होगा कि राजा को रानी ने ही मारा होगा। सुबह होते रानी यानी सतीव्रता का प्रमाण देने लगी और वो कहने लगी कि मैं भी राजा के साथ जाऊंगा। इस बात से लोग और रानी पर शक नहीं करते दोस्तों। यानी राजा की तैयारी हो गई वहाँ से ले जाने की। इतने में रानी कहने लगी कि मैं भी राजा के साथ सतीव्रता के रूप में जाऊंगी। राजा को किसने मारा है सिर्फ चोर और वो दरबान जान रहे थे। इसके अलावा राज दरबार में कोई नहीं जान रहा था। सभी लोग दोस्तों जाकर राजा को फूल चढ़ा रहे थे और उसकी पत्नी जो कि सतीव्रता की बात कर रही थी उसको भी लोग फूल चढ़ा रहे थे। इतने में जब कहे तो यानी दरबान गया फूल चढ़ाने के लिए, तो रानी के कान में पूछता है कि आखिरकार इस राजा को किसने मारा, या तुमने मारा या उस चोर ने मारा। रानी समझ गई कि यह दरबान सब बात जानता है। रानी कहती है कि यहाँ से दूर एक छोटा सा गांव है, उसमें एक औरत रहती है, उनके पास जाओ, वो बता देगी कि इस राजा को किसने मारा। वो दरबान वहाँ से चल देता है और उस औरत के पास जाता है। तो औरत के पास जाने के बाद बोलता है कि हे बूढ़ी माँ, मैं आया हूँ उस बात को लेकर कि आखिरकार राजा को किसने मारा। वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि राजा को किसने मारा। मुझे तो पता नहीं है, पर तुम यहाँ से एक छोटा सा गांव है पूर्व दिशा की ओर, उधर तुम जाते हो तो एक बहुत सुंदर हवेली दिखाई देगी। उसी में एक लड़की रहती है, वो आपको सारा बात बता देगी। वहाँ से वो दरबान चल देता है और उस हवेली में जाता है। तो वो लड़की यानी कहे तो जादूगरनी थी। वो अपने रूप बदल कर उसको कैद कर ली और अपने घर पर ही कहे तो बहुत दिनों तक रखी। वो जादूगरनी लड़की उसको कभी चिड़िया बनाती, कभी कहे तो कोई जीव बना देती थी और उसको रखती थी। एक दिन वो भूलकर कुछ नहीं बना पाई और काम से कहीं चली गई। उतने में वो दरबान वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है और घर आकर वो उस लड़की के बारे में सोचता है, यानी कहे तो जादूगरनी के बारे में अपने मन में रियलाइज करता है और वो फिर उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। वो दरबान फिर बूढ़ी माँ के पास जाता है और बोलता है कि मैं फिर उस लड़की से यानी जादूगरनी से मिलना चाहता हूँ। इतने में बूढ़ी माँ कहती है कि उनसे मिलने के लिए तुम्हें फिर एक आदमी का बलि देना होगा। तो इतने में वो दरबान कहता है कि मैं किसी का भी बलि दे सकता हूँ। तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि तुम्हारे घर का कोई आदमी होना चाहिए। वो अपने घर से जाता है और एक छोटा सा बच्चा को उठाकर लेकर आता है और बूढ़ी माँ से बोलने लगा कि इसी का मैं बलि दूंगा। जैसे ही वो बलि देने वाला था, उतने में ही बूढ़ी माँ बोलती है कि अब तुम यहीं पर ठहर जाओ। यानी राजा का हत्या किसने किया है इस बात का पता चल गया। इतने में वो दरबान चौंक गया कि आखिर किसने राजा की हत्या की है। वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि राजा का उसी व्यक्ति ने हत्या किया है जो कि काम वासना है, जो कि हवस का शिकार हो चुका है। यानी जिस तरह तुम हवस के शिकार में अपने घर के बच्चे को यानी बलिदान देने के लिए तैयार हो, उसी तरह जो हवस का शिकार हुआ है उसी ने राजा का हत्या किया है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि आखिरकार राजा का हत्या किसने किया है और वहाँ से चल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दो व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। एक जो काम वासना और हवस का शिकार हो, उससे हमें कभी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, वो अपना और पराया नहीं चिंता है। जब वो काम वासना के रूप में होगा तो अपने को भी बलि दे सकता है, यानी वो किसी को नहीं पहचानेगा। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। और दूसरा यानी क्रोधी व्यक्ति से अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपको अंत में धोखा ही मिलेगा। जिस तरह दोस्तों क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध में चूर रहता है, उसी तरह दूसरों को भी वो नष्ट कर सकता है। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति से आप दूरी बना कर रखें। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।